नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम लेके आए हैं हार्मोन। बड़ा सरल सा टॉपिक है, सबने पढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितना सरल है उतना इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम चाहे राज्य सरकार ले या केंद्र सरकार ले, लोक सेवा आयोग वाले एग्जाम हो या ग्रेड 2 ग्रेड 3 वाले तृतीय वर्ग कर्मचारी चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के एग्जाम हो, हर एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे प्री का हो या मेंस का हो। हम लोगों को ये कंफ्यूजन भी है कि हमें तो ये सब बन रहा है, फिर हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, या हम ये वीडियो सर का क्यों देखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते रहते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। तो आपको कितना आता है, इसके लिए मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप लोगों को अपनी वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी। कंफ्यूजन जो है वो अपना कंफ्यूजन हम खुद ही दूर कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले ये बताएं कि अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आप लोगों में से बताएं, ऑनलाइन वाले भी बताएंगे। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? कोई बता दे, 2 सेकंड का 3 सेकंड का समय लेके, यदि बता सकता है तो, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा वास्तविक स्थिति क्या है। चलो, किसी का उत्तर हमें नहीं मिला है। ये बताएं जरा, वृद्धि हार्मोन्स की अधिकता से क्या होगा? कौन सी बीमारी होती है? वृद्धि हार्मोन्स की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? नहीं, किसी ने नहीं बताया। बहुत बढ़िया। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड शरीर के किस भाग में होती है? पीनियल ग्लैंड शरीर के किस भाग में होती है? किसने जवाब दिया? नाम बताएं अपना। निधि ने गलत बताया है। तो सोच सकते हैं कि वास्तव में हमारी स्थिति क्या है और हमें कितना पढ़ने की जरूरत है। अपने आप कविता मैडम ने सही बताया, एक बात सभी के लिए है, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना कि हमें ये आता है, हमें ये नहीं पढ़ना चाहिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस होना जो है बहुत खतरनाक एक लाइलाज बीमारी का नाम है। और ऐसी बीमारियों का इलाज मुझ जैसे सामान्य आदमी के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। ये ब्रह्मा जी के पास भी शायद ऐसे बीमारी का इलाज न। तो पढ़ेंगे, हमने बता दिया कि अब आप लोगों की स्थिति क्या है, हमें पढ़ने की सख्त जरूरत है। तो हम बात कर रहे हैं हार्मोन। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्मोन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा यही है, हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या है? इसमें 2-3 चीजें पढ़ेंगे। हार्मोन क्या है, किसने सबसे पहले बताएं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा अल्प मात्रा में, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा अल्प मात्रा में स्त्रावित होने वाले विशिष्ट कार्बनिक यौगिक होते हैं। विशिष्ट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो रक्त के साथ शरीर के विभिन्न भागों में
पहुंचकर रक्त के साथ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर विशिष्ट अंगों एवं ऊतकों के कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करते हैं। अब हार्मोन्स के बारे में 2 लाइन तो हमने लिख लिया, सब कुछ इसमें आ गया है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे क्या है, क्या कार्य है, क्या महत्व है, हम सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। तो हार्मोन डक्टलेस ग्लैंड्स द्वारा स्त्रावित होता है, नलिकावीन ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होता है। नलिकावीन ग्रंथियां क्या होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो पहले तो ये देखिए, हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? नलिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा, डक्टलेस ग्लैंड के द्वारा। हार्मोन शब्द का अर्थ, हार्मोन शब्द का अर्थ, और इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। इसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। शब्द का पहली बार उपयोग, हार्मोन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने ये शब्द दिया है? और वो है 1904 में बेलिस्ट एवं स्टर्लिंग, बेलिस्ट एंड स्टर्लिंग, बेलिस्ट एवं स्टर्लिंग के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक, तो हार्मोन क्या है ये हमने पढ़ लिया। कहां से स्त्रावित होता है? डक्टलेस ग्लैंड से होता है। अर्थ होता है उत्तेजित करना, और इस शब्द का प्रयोग 1904 में बेलिस्ट एवं स्टर्लिंग के द्वारा। नलिकावीन ग्रंथियां क्या होती है, ये क्वेश्चन भी है एक। नलिकावीन ग्रंथियां डक्टलेस ग्लैंड्स क्या है, तो इसे भी लिखेंगे हम डक्टलेस ग्लैंड्स। इसको भी अच्छे से समझेंगे कि ये क्या होती है। तो लिखेंगे डक्टलेस या नलिकावीन ग्रंथियां क्योंकि इनमें स्त्राव के लिए नलिकाएं नहीं होती है, नलिकाएं नहीं होती है। कुछ ग्रंथियां ऐसी हैं जिससे जो हार्मोन्स निकलता, मतलब जो स्त्राव होता है, तो किसी नलिका के माध्यम से होता है, लेकिन इसमें नहीं। अब है अंतःस्त्रावी विज्ञान। अंतःस्त्रावी विज्ञान, ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, है ना। अंतःस्त्रावी विज्ञान के जन्म, सर्वप्रथम इस विज्ञान का जो अध्ययन है वो किसने किया? हार्मोन्स का नाम किसने दिया, ये हमने पढ़ लिया, लेकिन इसे अध्ययन के रूप में, एक शाखा के रूप में किसने स्थापित किया? तो वो है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने इस विज्ञान को जन्म दिया, थॉमस एडिसन। अब है प्रकार्यात्मक रूप। प्रकार्यात्मक रूप फिजियोलॉजिकल
फिजियोलॉजिकल डिसीज, प्रकार्यात्मक रोग। कोई बताए जरा ये क्या है? प्रकार्यात्मक रोग, फिजियोलॉजिकल डिसीज किसे कहते हैं? दीक्षा, प्रकार्यात्मक रोग नहीं पढ़ा होगा आपने, तो कभी सुना भी नहीं होगा ये, है? आपका बायो था, मैथ्स? दोनों था, बट मैं बायो उतना नहीं पढ़ा। मतलब एडिशनल था क्या बायो? प्रकार्यात्मक रोग, फिजियोलॉजिकल डिसीज, अर्थात हार्मोन्स की असामान्यता के कारण होने वाले रोग, हार्मोन्स की असामान्यता के कारण होने वाले रोग। आज जितनी भी बीमारियां हम पढ़ेंगे सब इसी के अंतर्गत आएंगी, ठीक है? और ये अध्ययन हम काय में करते हैं? अंतःस्रावी विज्ञान के अंतर्गत। और इसके जनक कौन है? थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन, ठीक? यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब हम देखेंगे क्या गुण है इसके, हार्मोन के गुण। हार्मोन के गुण, और फिर हम पढ़ लेंगे हार्मोन्स के कार्य, ठीक? तो हार्मोन्स के गुण यदि देखें तो हार्मोन पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। हार्मोन पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। हार्मोन पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। यह अल्प मात्रा में बनते हैं और उसी मात्रा में क्रियाशील होते हैं। अल्प मात्रा में बनते हैं एवं उसी मात्रा में क्रियाशील होते हैं। उसी मात्रा में क्रियाशील होते हैं। अल्प मात्रा में बनते हैं और अल्प मात्रा में ही क्रियाशील होते हैं। रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं हार्मोन्स? ये ऑनलाइन वाले बताएं क्या होते हैं रासायनिक दृष्टि से हार्मोन क्या है? हाँ जी देखिए, कार्बन, कार्बन क्योंकि कार्बन क्यों? ऑनलाइन वाले बताएं, कोई भी बता दे। उत्प्रेरक, हाँ ये नहीं, उत्प्रेरक तो होते हैं, हमने लिख लिया इसे, उत्तेजित करने वाले वो तो हैं, लेकिन रासायनिक दृष्टि से थोड़ी हुआ ये। रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन के बने होते हैं। हाँ तो अमीनो अम्ल काय के हिस्से हैं? प्रोटीन के, ठीक है? तो लिखेंगे रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन के बने होते हैं। रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन के बने होते हैं, याद रखना ये बराबर। रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन के बने होते हैं। रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन के बने होते हैं। जल तथा रुधिर के प्लाज्मा, रुधिर की प्लाज्मा में विलय होते हैं। जल तथा प्लाज्मा के, जल तथा रुधिर के प्लाज्मा में विलय होते हैं। और क्या होता है? इसे नष्ट कौन करता है? कार्य की समाप्ति पर विघटित हो जाते हैं। कार्य की समाप्ति पर ये विघटित हो जाते हैं। बड़ा सरल है गुण इसके, कोई तकलीफ किसी को इसको पढ़ने में? क्या हार्मोन पोषक पदार्थ नहीं होते? ठीक, अल्प मात्रा में बनते हैं, उसी मात्रा में क्रियाशील होते हैं। रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन के बने होते हैं। जल तथा रुधिर के प्लाज्मा में
विलय होते हैं और कार्य के समाप्ति पर विघटित हो जाते हैं। तो अब लिख दिया हमने कार्य की समाप्ति पर, तो फिर तो हमें देखना पड़ेगा कि इसके कार्य कौन कौन से होते हैं, कार्य कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला कार्य होता है इसका संरचनात्मक क्रियाएं करना, संरचनात्मक क्रियाएं करना, संरचनात्मक क्रियाएं करना। अनेक हार्मोन्स शरीर में ऊतक विभेदन, अनेक हार्मोन शरीर में ऊतक विभेदन, परिवर्तन व वृद्धि का नियंत्रण करते हैं। पढ़ेंगे हम वृद्धि वाले, बढ़ाने वाले कौन से या घटाने वाले कौन से हार्मोन से, पूरा पढ़ेंगे। तो अभी तो इतना लिख लेते हैं, अनेक हार्मोन शरीर में ऊतक विभेदन, परिवर्तन, वृद्धि का नियंत्रण करते हैं, इसे में लिखेंगे। दूसरा तंत्रिका तंत्र का विकास व नियमन, दूसरा कार्य इसका तंत्रिका तंत्र का विकास व नियंत्रण, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है तंत्रिका तंत्र का विकास व नियंत्रण। तो इसमें ये लिखेंगे तंत्रिका तंत्र का विकास इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसकी एक कोई हार्मोन्स है, आगे पढ़ेंगे, हार्मोन्स की कमी से जो है मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, होते हैं कई, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि वगैरह, इसके बारे में देखेंगे, ये काय को नियंत्रित करती है, सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है समन्वय, तीसरा कार्य समन्वय, अगला जो कार्य है समन्वय, विभिन्न अंगों के बीच में, ठीक, विभिन्न ग्रंथियों के बीच नियंत्रण व समन्वय, नियंत्रण व समन्वय। फिर है मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं। तो जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं उसको नियंत्रित करते हैं, जैसे इंसुलिन है ना, इंसुलिन, ये तो इस तरीके से और भी हार्मोन्स हैं जो इनको नियंत्रित करते हैं। क्लियर हो गया कार्य। अब ये कार्य हमें अधूरे लग रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे हम इसके अंदर एग्जाम्पल देते जाएंगे, आगे जो पढ़ रहे हैं, और एग्जाम्पल क्या करना पड़ेगा, इसमें फिट करना पड़ेगा। जैसे इसका बताया ना, उपापचयी क्रिया के लिए इंसुलिन, तो इस तरीके से समन्वय, इसी प्रकार तंत्रिका तंत्र और संरचनात्मक क्रिया, सबके एग्जाम्पल हम इसमें अब पढ़ेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? हमने पढ़ा हार्मोन्स क्या है, कौन सी ग्रंथियां इसे स्त्रावित करती है, इसे डक्टलेस ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्या अर्थ होता है हार्मोन्स का उत्तेजित करना। शब्द का पहली बार प्रयोग 1904 बेलिस्टम स्टर्लिंग के द्वारा। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक थॉमस एडिसन। प्रकार्यात्मक रोग पढ़े अपन ने, प्रकार्यात्मक रोग काय की कमी से होते हैं, हार्मोन्स की असंतुलन के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। ये तो सबको पता है, फिर भी मैं आशा करूंगा कि कोई बता दे जरा ऑनलाइन वाले। हाँ बताइए, कितने प्रकार की होती है ग्रंथियां? जी फिर से बोलिए। हाँ बस ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां।
ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और अंतःस्रावी, दूसरा है अंतःस्रावी। यही हमारा टॉपिक है आज का, अंतःस्रावी। बहिस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां, कोई बताए जरा क्या होता है बहिस्रावी ग्रंथियां? बहिस्रावी ग्रंथियां लिखेंगे इसको, पहले बहिस्रावी ग्रंथियों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो शरीर की ऐसी ग्रंथियां, शरीर की ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा स्त्रावित, जिनके द्वारा स्त्रावित स्त्राव को विभिन्न अंगों तक, विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए वाहिनियां या नलिकाएं होती हैं। वाहिनियां या नलिकाएं होती हैं, और इनके द्वारा जो स्त्राव होता है उसे क्या कहते हैं? कोई बताए जरा? एंजाइम, ठीक है, एंजाइम। क्या बोलते हैं इसे? एंजाइम। और अंतःस्रावी ग्रंथियां जो अपना स्त्राव उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं? हार्मोन्स। उसे क्या कहते हैं? हार्मोन्स, ठीक। क्योंकि हमारे इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां आज हम नहीं पढ़ने वाले हैं, तो हम इसी की बात करें, अंतःस्रावी ग्रंथि। बता दिया हमने अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? नलिका विहीन ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियां। तब इसमें नलिकाएं नहीं होती है, तो फिर अपना स्त्राव जो है, जो हार्मोन्स जो स्रावित करती है, वो कैसे पहुंचाती है शरीर के विभिन्न अंगों तक? किस माध्यम से? ब्लड के माध्यम से। अपन ने पढ़ा कि ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसमें ये घुल जाता है, और प्लाज्मा के माध्यम से ये शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। क्लियर होगी बात है? जिसने नहीं लिखा वो इसे लिख भी ले। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका के अभाव में, नलिका के अभाव में अपने स्त्राव को सीधे रुधिर में मुक्त करती हैं, जिसे हार्मोन कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि, एग्जाम्पल भी देखिए, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस, थाइमस। और सबसे पहले हम लेंगे पीयूष, सबसे पहला उदाहरण हम लेंगे पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सी ग्रंथि कहते हैं इसे? मास्टर ग्रंथि। 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। कहाँ पाई जाती है ये? कहाँ पाई जाती है? शरीर के किस भाग में? मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। कपाल क्या होता है? कपाल किसे कहते हैं? कपाल
बताया जरा, हजार मैडम आप बताइए कपाल किसे कहते हैं? खोपड़ी को ही कहते हैं, खोपड़ी को ही कहते हैं, है ना? अब सीधा सा है, लेट के नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी, है ना? बिस्तर पे लेट के नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, लेट के नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? लेट के, कुछ लोग है ना तकिया रख लेते 2-3 ऐसे और फिर पढ़ते रहते हैं। लेट के नहीं पढ़ना चाहिए, यही क्योंकि यहाँ क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, मास्टर ग्लैंड है, वो दबी हुई अवस्था में रहेगी, प्रभावित तो जरूर करेगी ब्लड सर्कुलेशन को वो, है? तो इसलिए टेबल कुर्सी पे सीधी अवस्था में बैठ के हमें पढ़ने की सलाह दी जाती है, ठीक? और बहुत कुछ ये हमारे मानसिक जो गतिविधियां उसको ये प्रभावित करती है। तो लिखेंगे यह कपाल की स्फेनाइड, कपाल की यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में स्थित रहती है, भार इसका, सबसे छोटी ग्रंथि भी बोलते हैं इसे, सबसे छोटी, ठीक? भार इसका जो है कितना होगा, 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम। मानव शरीर में पाई जाने वाली, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि तो पता ही होगा आप लोगों को कौन सी है, यकृत, है ना? तो ये सबसे छोटी ग्रंथि, भार कितना, 0.6 ग्राम, कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में, कपाल की स्फेनाइड नामक हड्डी में पाई जाती है। क्यों कहते हैं इसे मास्टर ग्रंथि? क्यों कहते हैं इसे मास्टर ग्रंथि? क्यों कहते हैं इसे मास्टर ग्रंथि? हाँ? बता दीक्षा। मुझे जहाँ तक पता है कि वो अन्य ग्रंथियों के सीक्रेशन को भी कंट्रोल करती है। बिल्कुल ठीक पता है आपको, ठीक है। मास्टर ग्रंथि क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को, अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, साथ ही यह व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि एवं लैंगिक विकास को भी प्रेरित करती है। अब इस ग्रंथि के जो हार्मोन्स हैं हम उसे भी पढ़ने की कोशिश करें। कोई बताए जरा एकाध हार्मोन्स का नाम, इसके एकाध हार्मोन्स का नाम। हाँ, कौन सी? हाँ, सेमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, ये ठीक बोला, सेमेटोट्रोपिक, थायरोट्रोपिक,
एड्रिनो एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक, ये कुछ हार्मोन्स के नाम है, हम एक एक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है? ग्रोथ हार्मोन, कोई बताए? ग्रोथ हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? सोमेटोटॉपिक। क्या? सोमेटोटॉपिक हार्मोन। ये होता है वृद्धि हार्मोन। इसे क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, वृद्धि हार्मोन इसे कहते हैं। और यह क्वेश्चन पूछा था मैंने, यह शरीर की वृद्धि विशेषता, यही क्वेश्चन पूछा था ना मैंने आप लोगों से अभी, नहीं बताया था किसी ने? यह शरीर की वृद्धि विशेषता हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है, वृद्धि का नियंत्रण करता है। इसकी अधिकता से भीमकायता, भीमकायता अथवा भीमकायता, इतना ही ठीक है, भीमकायता विकार उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य की लंबाई सामान्य से अधिक बढ़ जाती है, मनुष्य की लंबाई सामान्य से अधिक बढ़ जाती है, तथा हड्डियां 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 भारी व मोटी हो जाती है, हड्डियां भारी व मोटी हो जाती है, हड्डियां भारी व मोटी हो जाती है। क्लियर है एकदम? अब क्या इससे सिर्फ वृद्धि होगी? इसका उल्टा भी तो हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, अधिक इस हार्मोन्स के अत्यधिक सेक्रेशन से ये स्थिति बनेगी, और कम होगा तो बौनापन, है ना? ये दोनों इसी से होते हैं। आगे लिखेंगे, बाल्यावस्था में इस हार्मोन्स के, बाल्यावस्था में इस हार्मोन के, इस हार्मोन के कम स्त्राव से, कम स्त्राव से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है, जिससे जिससे मनुष्य में, जिससे मनुष्य में बौनापन, बौनापन, ड्वार्फिश, बौनापन, ड्वार्फिश हो जाता है, हो जाता है। क्लियर हो गया ये? एक है थायरोट्रोपिक, थायरोट्रोपिक दूसरा हार्मोन है, थायरोट्रोपिक, थायरोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन। तीसरा एड्रिनोकार्टिक, एड्रिनोकार्टिक हार्मोन, एड्रिनोकार्टिक हार्मोन। अब देखो TSH इसे बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसी को याद हो? TSH ये हार्मोन, ठीक है, TSH ये किससे निकलता है? मास्टर ग्रंथि से, ठीक है। दूसरा है एड्रिनोकार्टिक, इसका शॉर्ट फॉर्म है ACTH,
ACTH, इनके काम इस ग्रंथियों को प्रभावित करना है, इसलिए नाम से ही पता चल रहा है कि किस ग्रंथि के हार्मोन को प्रभावित करती है। तो ACTH ये जो अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि है उसके काम को प्रभावित कर रही है, ये थायराइड ग्रंथि के काम को प्रभावित कर रही है, इसलिए क्लियर है एकदम, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। एक है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये दो प्रकार का होगा, ये दो प्रकार है। FSH, FSH और दूसरा है IH। फॉलिकल उत्तेजन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी बात करें FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पुरुषों में यह हार्मोन पुरुषों में यह हार्मोन शुक्र जनन को, शुक्र जनन को उत्तेजित करता है। वही स्त्रियों में यह फॉलिकल की वृद्धि में भी, फॉलिकल की वृद्धि में भी सहायता करता है। FSH दोनों पुरुषों महिलाओं को, दोनों की गतिविधियों को ये प्रभावित करता है। अब ये LH, ये इसे ठीक कर लेते हैं, LH ये है ल्यूटेंजिंग हार्मोन, LH ल्यूटेंजिंग हार्मोन। पुरुषों में यह हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था किसी एग्जाम में, ये LH टेस्टोस्टेरॉन। और महिलाओं में एस्ट्रोजन, हार्मोन के स्त्राव को प्रेरित करता है। क्लियर हो गया? तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथि हो गई और इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सिर्फ एक लाइन हमने उत्तर लिख दिया, ये अन्य ग्रंथियों की क्रियाविधि को प्रभावित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो हमें 5 में से 1 नंबर मिल गया, लेकिन आपको कितने चाहिए? 5 में से 3, 4 नंबर कम से कम चाहिए। तो ये सारी बातें हमें ऐसे ही व्यवस्थित रूप से लिखना पड़ेगा। मेंस का क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ये बनता है। अब है लेक्टोजेनिक हार्मोन, लेक्टोजेनिक हार्मोन, लेक्टोजेनिक हार्मोन LTH, लेक्टोजेनिक हार्मोन LTH क्या होता है ये?
दुग्ध जनक हार्मोन इसे कहते हैं, दुग्ध जनक हार्मोन, दुग्ध जनक हार्मोन, या एमटीएच मेमोट्रोपिक हार्मोन भी इसे कहते हैं, एमटीएच। बच्चों का जब जन्म होता है तो उनकी जो माताएं होती हैं उसी समय ये काम करना शुरू कर देता है। अगला लिखेंगे मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या काम होता है इसका, किसी ने पढ़ा है क्या, साइंस के विशेषज्ञ कोई हो? गुड, बहुत ही शानदार। क्या नाम है आपका? नंदिनी जी, बहुत ही बढ़िया आपने जवाब दिया इसका। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। त्वचा पर चकत्ते तथा तिल वगैरह जो पड़ते हैं ये इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। त्वचा का रंग जो है इसके ऊपर निर्धारित करेगा। मेलानिन वगैरह जो होता है ये सब इसी से संबंधित है। क्लियर हो गया? एक और है एडीएच, एडीएच, एडीएच हार्मोन, एडीएच, एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। किडनी, किडनी को प्रभावित करने वाला, इसे यूरिन रोधी हार्मोन भी कहते हैं, यूरिन रोधी हार्मोन भी कहते हैं। और लास्ट में है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, लास्ट ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन महिलाओं से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, शिशु जन्म के बाद, शिशु जन्म के बाद यह गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने, प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करने का कार्य करता है। ये हमने एक ही क्वेश्चन पढ़ा, क्या क्वेश्चन था? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? ये उत्तर हमारा अब जाके कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन था पिट्यूटरी ग्रंथि के प्रमुख हार्मोन्स कौन कौन से हैं, वो हमने इसमें पढ़ा। ठीक, क्लियर एकदम? इसे एक बार दो बार जब आप लोग पढ़ेंगे तभी ये समझ में आएगा। अब हम दूसरी ग्रंथियां पढ़ते हैं और उनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स का सेक्रेशन किया जाता है वो हम देखेंगे। तो पिट्यूटरी ग्रंथि के बाद वही ग्रंथि जो हमने पूछा था, पीनियल, कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड कहां पाई जाती है? पीनियल मस्तिष्क में, मस्तिष्क में स्थित, मस्तिष्क में स्थित मेलेटोनिन, मेलेटोनिन
मेलेटोनिन नामक हार्मोन को स्रावित करती है। मेलेटोनिन नामक हार्मोन्स को स्रावित करती है। अब मेलेनोसाइट हमने पढ़ा था, मेलेनोसाइट अलग है, मेलेटोनिन अलग है, ठीक है। मेलेनोसाइट अलग है, वो कौन सी ग्रंथि से? पिट्यूटरी ग्रंथि से। और अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? मेलेनोटोनिन। और ये कहां से? पीनियल ग्रंथि से। दोनों का संबंध कहां से है? स्किन से है, त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। वो जहां हार्ड कर देता है वो पढ़ा ना अपन ने, चकते वगैरह आना ये वो, और ये क्या कर देता है? उसको सॉफ्ट कर देता है। लिखेंगे, जीव की त्वचा का रंग हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है, त्वचा का रंग हल्का हो जाता है, पीनियल ग्लैंड। अब हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड क्या बोलते हैं इसे? थायराइड ग्रंथि को आउटू ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड आउटू ग्रंथि। कहां पाई जाती है थायराइड? गले में पाई जाती है, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन पूछा गया पीएससी में, है ना। और पर दिक्कत क्या हो गई थी निधि? वो गले से संबंधित पार्ट वहां पे दिए हुए थे 3-4, तब उसमें फंस गए थे, बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो गले में तो पाई जाती है। हाँ बोलो। श्वास नली में पाई जाती है, ठीक है, ये सही उत्तर था। गला तो उसमें भी दिया था, श्वास नली भी दिया था, ऑप्शन में दोनों था, लेकिन सही क्या था? श्वास नली। बहुत बढ़िया। यह ग्रंथि श्वास नली या ट्रैक्रिया, ट्रैकिया, स्पेलिंग देख लेंगे, TRACHEA के दोनों तरफ लैरिक्स के नीचे स्थित होती है। दोनों तरफ लैरिक्स के नीचे स्थित होती है, जिसमें गुलाबी रंग का कोलाइडी पदार्थ भरा होता है। गुलाबी रंग का कोलाइडी पदार्थ भरा होता है। गुलाबी रंग का कोलाइडी पदार्थ भरा रहता है, जो थायरॉक्सिन, कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन दूसरा भी कोई नाम है क्या इसका? थायरॉक्सिन का T4, क्या बोलते हैं इसे? T4, थायरॉक्सिन T4, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, मतलब T4 इस हार्मोन्स को कहते हैं। और क्या होता है इसमें? इस हार्मोन्स का मुख्य घटक क्या होता है? ये तो सबको पता है, आयोडीन। ये जो हार्मोन्स है इसका 65% जो होता है वो क्या होता है? आयोडीन। इस हार्मोन्स का 65% जो होता है वो आयोडीन होता है। इसका मुख्य घटक 65% आयोडीन होता है, आयोडीन होता है। अब हम पढ़ेंगे थायरॉक्सिन। अगली जो ग्लैंड है वो है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन
थायरॉक्सिन, ये हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन की बात कर रहे हैं। थायराइड ग्रंथि का हार्मोन। आगे हम देखें इसके और प्रभाव क्या है, किस चीज को ये प्रभावित करता है। थायरॉक्सिन, कोई बताए जरा क्या है थायरॉक्सिन? आयोडीन होता है, ये तो हमने पढ़ लिया है। कोई कुछ बोल रहा है क्या ऑनलाइन वाला? हाँ, और बताएं। सारी दुनिया वहीं पे अटकी हुई है। हाँ, गाइटर ही घींगा रोग है ना, ये बताएं। और दूसरा क्या है? यह शरीर की सामान्यतः वृद्धि, विशेष रूप से हड्डियां, बाल आदि के विकास के लिए अनिवार्य है। एक होता है आउटू वामनता, एक बीमारी होती है इससे, आउटू वामनता, आउटू वामनता, क्रिटिनिज्म, आउटू वामनता एक बीमारी होती है। क्या होता है इसमें? कभी कभी देखा होगा ना, फिल्मों में बताते हैं, बड़ा जैसे क्रिश फिल्म देखी ना आपने, उसमें जो मेन जो हीरो था वो बड़ा बच्चा, छोटे बच्चों के जैसी हरकतें करता था उसमें, है ना? ये बीमारी होती है इसमें। तो आउटू वामनता नामक, नहीं बौने नहीं, हाँ बौने तो होते हैं। 30 वर्ष की उम्र वाला वयस्क भी जो है 4-5 वर्ष का बालक प्रतीत होता है। ठीक है, क्या है इसमें? 30 वर्ष की उम्र वाला वयस्क भी 4-5 वर्ष का बालक प्रतीत होता है। तो ये बच्चों में होती है बीमारी आउटू वामनता, लेकिन प्रौढ़ लोगों में क्या होती है? प्रौढ़ लोगों में भी एक बीमारी होती है और उसे बोलेंगे प्यूबर्टी मतलब यौनावस्था के बाद में जो बीमारी होने वाली है, मिक्सिडिमा। कौन सी? मिक्सिडिमा। ये युवावस्था के बाद में होगी ये बीमारी, मिक्सिडिमा। ये आउटू वामनता बच्चों में होगी, बच्चों की तरह दिखेंगे, और मिक्सिडिमा जो है वो बड़े लोगों में ये बीमारी होगी। मिक्सिडिमा के पश्चात इस हार्मोन की कमी के कारण इसमें मिक्सिडिमा नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों में आउटू वामनता होगी और उसमें क्या होगा, उनका शरीर उतना अधिक विकसित नहीं होगा। बच्चा बड़ा हो जाएगा लेकिन वो छोटा ही दिखेगा। ठीक है, 3-4-5 साल का जो बालक होता है उसी तरह दिखेगा। और फिर बाद में जब वो बड़ा हो जाएगा तो ये बीमारी होगी, और 35-40 साल के बाद में वो खत्म हो जाता है, उसमें ज्यादा उम्र उनकी नहीं होती है। एक गाइटर नामक रोग, ये सबने बता दिया, सबको पता भी है। घींगा रोग, गलगंड, गाइटर, ये जो रोग इससे उत्पन्न होता है। ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, गाइटर या घींगा रोग, और ये भी थायराइड ग्रंथि से ही संबंधित है। अब अगली जो ग्रंथि है वो है पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पराउटू ग्रंथि, पराउटू ग्रंथि।
बताएं जरा कहाँ पाई जाती है ये? थायराइड ग्रंथि के पीछे, है ना? ठीक है। ये जो थायराइड ग्रंथि के पीछे पृष्ठीय भाग में धसी हुई अवस्था में पाई जाती है, धसी हुई अवस्था में पाई जाती है, और कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है शरीर में। रक्त में कैल्शियम, क्या काम है इसका? रक्त में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है। कोई हार्मोन्स बताएं इसका कोई हार्मोन्स का नाम बता सकता है तो बताने की कोशिश करें। कौन सा हार्मोन्स इसके द्वारा स्रावित होता है? तो एक तो जो ग्रंथि का नाम है वही हार्मोन है इसका पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। और दूसरा पैराथायराइड हार्मोन के बाद में दूसरा थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। दो हार्मोन है इसके, पैराथायराइड हार्मोन और दूसरा है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। महत्वपूर्ण यही हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन, और काम बता दिया हमने। रक्त में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करना। रक्त में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करना। रक्त में ये जो विटामिन डी है, यह हार्मोन विटामिन डी के साथ मिलकर काम करता है। यदि कोई क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा हार्मोन विटामिन डी के साथ मिलकर काम करता है, तो वो है पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। अब हम आगे देखेंगे थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कोई बताए जरा कहां पाई जाती है थाइमस? थाइमस ग्लैंड शरीर के किस भाग में पाई जाती है? हृदय। किस बुक में लिखा है नागले जी, आप बता दीजिए मुझे, बस कुछ नहीं, बड़ी खुशी होगी मुझे। पक्कों में सर अग्नाशय के ऊपर। बहुत बढ़िया। काय की बात कर रहे हैं हम? थाइमस ग्लैंड सीने में हृदय के आगे स्थित होती है। सीने में हृदय के आगे स्थित होती है। अब एक सरल सा क्वेश्चन बनता है, कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में विलुप्त हो जाती है? तो वही वृद्धावस्था में ये विलुप्त हो जाती है, वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। इस ग्रंथि से थाइमोसिन, थाइमिन 1 और थाइमिन 2 वृद्धावस्था में विलुप्त हो जाती है, और इस ग्रंथि से थाइमोसिन, थाइमिन 1 और थाइमिन 2 हार्मोन्स स्रावित होते हैं। किस काम में आती है ये? क्या काम है इसका?
लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाने में, लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाने में सहायक होती है। और लिम्फोसाइट क्या करती है? लिम्फोसाइट ब्लड सेल्स है, WBC है। क्या काम है इसका? एंटीबॉडी बनाना, शरीर की रक्षा करना। वो लिखेंगे पूरा। क्या लिखेंगे? क्या लिखा आपने? ये शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाने में सहायक होती हैं और लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाकर, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाकर शरीर में सुरक्षा तंत्र स्थापित करने में सहायक होती है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाकर शरीर में सुरक्षा तंत्र स्थापित करने में सहायक होती है। अब हम पढ़ेंगे एड्रिनल, लास्ट है ये एड्रिनल, एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोला जाता है इसे हिंदी में? एड्रिनल को एड्रिनल अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि किस रंग की होती है? पिंक। हाँ, किस रंग की होती है ये पूछा मैंने। पीले रंग की। किस रंग की? पीले रंग की। लिखेंगे इसे अधिवृक्क ग्रंथि पीले रंग की टोपीनुमा, टोपीनुमा छोटी सी ग्रंथि होती है जो वृक्क के ऊपरी सिरे में, प्रत्येक वृक्क के बोला मतलब ये भी जोड़ी में होती है। ठीक है, ये इसलिए मेरे दिमाग में आया क्योंकि क्वेश्चन पूछा है जोड़ी में कौन सी ग्रंथि नहीं होती करके, सिर्फ एक होती है। इसी साल पूछा था क्या? हाँ, 20 में 21 में कभी न कभी ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो जोड़ी में होती है, ये वृक्क के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है। इस ग्रंथि को सुप्रारीनल, सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहा जाता है। कितने हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स निकलता है इससे? एड्रिनल, एड्रिनल हार्मोन्स, नॉन एड्रिनल, नॉन, इससे क्या है? एड्रिनल कार्ट्रेक्स, एड्रिनल मैंडुला, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। 40 से 45 प्रकार के हार्मोन्स इससे निकलते हैं। 40 से 45 प्रकार के हार्मोन्स इससे निकलते हैं, जिसे कार्टिकोस्टेरॉइड्स, कार्टिकोस्टेरॉइड्स, कार्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। कार्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। कार्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। अब हम एक तरफ से देखते हैं, जितनी ग्रंथियां पड़ी हैं उसको एक बार फिर से। पिट्यूटरी ग्रंथि भार 0.6 ग्राम, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। कितनी होती है ये? एक। कितनी होती है ये? सिर्फ एक। फिर हमने पिनियल ग्रंथि देखा। पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है? ये मस्तिष्क में होती है। इसका रंग मतलब त्वचा का रंग जो है उसे हल्का कर देती है। कितनी होती संख्या में? एक। कितनी होती संख्या में? एक। उसके बाद में
आउटू ग्रंथि, अब यहां से ध्यान देने वाली बात है। आउटू ग्रंथि श्वास नली या ट्रैक्रिया में पाई जाती है और दोनों तरफ लैरिक्स के नीचे स्थित रहती है, मतलब टू पार्ट में। तो ये दो है जोड़ी में, ठीक। कौन सा हार्मोन इसका? T4 थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। इसके बाद हमने पराउटू पैरा थायराइड ग्रंथि पढ़ा। तो ये भी थायराइड ग्रंथि की दोनों पालियों के पृष्ठीय भाग में पाई जाती है, मतलब ये भी जोड़ी में है, ठीक। इसके बाद हमने थाइमस ग्रंथि पढ़ा। सीने में हृदय के आगे स्थित होती है और वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। सिर्फ एक ग्रंथि। इसके बाद हमने पढ़ा अधिवृक्क एड्रिनल, अधिवृक्क एड्रिनल। तो ये कहां? प्रत्येक वृक्क के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है, मतलब ये भी कैसे होती है? जोड़े में होती है। किस रंग की होती है ये? पीले रंग की, टोपी। एक छोटा सा क्वेश्चन हम इसके साथ में पढ़ेंगे। तो कल का हमारा वीडियो था उसमें होना था, लेकिन हमने पढ़ा तो है इसको, लेकिन उसकी सूची नहीं बनी। तो उसकी सूची को हम बनाते हैं यहाँ पर, और अक्सर इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा वीडियो था हमारा? वो था भोजन के प्रमुख अवयव या घटक। भोजन के प्रमुख अवयव या घटक हमने पढ़ ली। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और जल, ठीक है। तो अब हमारा सीधा सा क्वेश्चन है, हीनता जन्य रोग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं हीनता जन्य रोग? पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। जो शरीर को भोजन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, वो यदि शरीर को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं तो उसे कौन से रोग कहते हैं? हीनता जन्य रोग। जैसे अभी हमने पढ़ा, कौन से रोग पढ़ा आज हमने? कोई रोग पढ़ा, प्रकार्यात्मक रोग। प्रकार्यात्मक रोग, फिजियोलॉजिकल डिसीज, फिजियोलॉजिकल डिसीज, प्रकार्यात्मक रोग। ये काय की कमी से होता है? हार्मोन्स की असामान्यता के कारण। तो ऐसी डिफिशियंसी डिसीज मतलब हीनता जन्य रोग, पोषक तत्वों की कमी। हमारे पास में जो खाने पीने का सामान वो कम है, तो उससे कमी के कारण होने वाले रोग। तो सीधा सा है, हीनता जन्य रोग किसे कहेंगे? ऐसे रोग जो पोषक पदार्थों की कमी के कारण मानव शरीर में उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो पोषक पदार्थों की कमी के कारण मानव शरीर में उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 क्वाशियोरकर पढ़ लिया हमने, काय की कमी से होता है? नहीं मिला था? परसों दिन पढ़ा है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर रोग काय की कमी से? दीदी नहीं पता, सब बच्चों में होता है। बच्चों में होता है प्रोटीन की कमी से। ये तो बड़ा सरल सा क्वेश्चन था, पढ़ने वालों को भी नहीं पता, नहीं पढ़ने वालों को भी नहीं पता। अब किससे पूछा जाए ये है? अब कल से क्या करता हूँ मैं, आप लोगों को पढ़ाते जाता हूँ और जो हाथ ठेले वाले जो सब्जी भाजी बेचते हैं उनसे पूछते जाऊंगा, भाई तुम आलू बेच रहे हो, टमाटर बेच रहे हो, बताओ इसको नहीं खाएंगे तो हमें कौन सी बीमारी होगी, तुम्हें पता होगा करके तुम बेच रहे हो, है? क्योंकि हमें तो पता नहीं है, यही करना पड़ेगा मुझे। तो क्वाशियोरकर रोग, यह रोग मुख्यतः बच्चों में होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। और इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या है? वृद्धि में रुकावट, दुबले पतले पैर, वजन में कमी, रक्त में कमी, मतलब पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, इसमें हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। फिर है मरासमस रोग, मरासमस रोग, मरासमस रोग, मरासमस रोग काय की कमी से होता है? ये प्रोटीन की कमी से होगा, प्रोटीन की कमी से। हड्डियां टूट जाती। हाँ नहीं, मरासमस हड्डियों का रोग नहीं, पेशियों का रोग है।
मारास्मस है ना, हड्डियों का संबंध है इससे, हड्डियों से संबंधित तो क्वाशियोर का रोग था, ये पेशियों का रोग है। ठीक, तो इस रोग के प्रमुख लक्षण वृद्धि में कमी तथा पेशियों का कम विकसित हो जाना, पेशियों का कम विकसित हो जाना, वो हड्डियां उभर आती है ना, वो वाला रोग है। फिर है रतौंधी रोग, ये तो पता है सबको, रतौंधी ऑनलाइन वाले बताया था। विटामिन ए की कमी से, बिल्कुल सही एकदम, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। रतौंधी है मतलब आंखों का रोग है, ये दिखाई कम देगा, सीधी सी बात है। बेरी बेरी, हाँ ये बताएं निधि आप। विटामिन बी, विटामिन बी, ये तो हमें पिछले जन्म में भी पता था, विटामिन बी, B1, विटामिन B1 हमने पूरा पढ़ा ना, B1 से B12 तक, और क्या नाम है इसका और कौन सी बीमारी होती है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, लकवा हो जाता है, इससे लकवा हो जाता है। और यदि देखें तो पाचन तंत्र का बिगड़ना, वजन में कमी, वजन में कमी, पाचन तंत्र का बिगड़ना, कमजोरी आना, वृद्धि में रुकावट। एक हमने देखा पैलेग्राम, पैलेग्राम ये कैसे होता है, B3, B3 की कमी से होता है, मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है इससे। क्या लक्षण है इसका, डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखता है वो, डॉक्टर के पास जाते हैं, ये हो गया वो हो गया, तो क्या करता है निधि, आप तो बहुत बहुत अच्छा खासा अनुभव है आपके पास में, हाँ? सर वो कुछ पूछने से पहले मैं सब बता रही थी अपना, हाँ। मुझे नहीं पता वो क्या है, ऐसे पूछते। जीभ दिखता है ना, जीभ दिखता है, गुड, बहुत ही शानदार। आप भी जाते हो डॉक्टर के पास? मुझे लगा कि हम जैसे मोटे लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दुबले पतले लोगों को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सही में अभी तक यही सोचता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि ये भगवान मुझे भी दुबला कर दे करके। तो जीभ दिखता है, और जीभ यदि लाल है तो पैलेग्रा, और पीली है तो पीलिया, यही है, यही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जीभ का लाल रंग लक्षण है इसके, जीभ का लाल रंग होना। आपने मिला लिया ना दीक्षा, आपने मिला लिया पीछे कल के इसमें, B3 है ना? नहीं सर, वो मुझे लग रहा था कि B3 है। हाँ लेकिन B3 है ना, देख लिया ना आपने, बहुत बढ़िया। मेरे पे विश्वास करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको। मुझे नाम ही नहीं पता था विटामिन का। हाँ, तो B3 की कमी से होता है, मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, जीभ का रंग लाल होना, पाचन तथा मानसिक संतुलन बिगड़ना, शरीर में दानेदार संरचना का बनना। फिर है स्कर्वी, ये तो सबको पता है, विटामिन सी की कमी से। और काय का रोग है निधि, स्कर्वी रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? विटामिन सी हम शरीर का अंग नहीं है, विटामिन सी की कमी से होता है ये। शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वही जहाँ आपका हाथ था अभी, दांत, दांत को प्रभावित करता है ना, दांत मसूड़ों का रोग है ये। दांत एवं मसूड़े प्रभावित होते हैं, और इस रोग से जो पीड़ित होता है उसका घाव जल्दी नहीं भरता। फिर रिकेट्स, ये भी पढ़ा हमने, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से होता है। काय का रोग है ये? हड्डी का रोग है, गुड, बहुत ही शानदार, हड्डी का रोग है।
दांतों को भी प्रभावित करता है ये, है ना? जो हड्डियों को प्रभावित करेगा वो दांतों को प्रभावित जरूर करेगा। दांत गिर जाते हैं जल्दी जल्दी इससे, है ना? तो ये क्वेश्चन हमें कंप्लीट करवाना था। हीनताजन्य रोग कल भी पढ़े हमने, जो जो रोग पढ़े थे वो पूरे के पूरे इस सूची में हम डाल सकते हैं। जिन्होंने हमारा ये पूरा पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में हमने इसकी लिंक भी दी है, तो उसे जाके इसे देखें। तो आज हमने पढ़ा हार्मोन्स क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या हैं, और उनके प्रमुख हार्मोन्स कौन से होते हैं, उनकी कमी से अधिकता से प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।